हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कॉलरली माइंड्स एंड आई होप कि आपके एग्ज़ाम के जो प्रिपरेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे चल रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, BHIC 131 जो कि आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया का पेपर है, उसके कुछ और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस नहीं कर पाए थे, उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड गाइज़, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जो BHIC का जो आपका पेपर है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी आता है एग्ज़ाम में। तो आपको क्या करना है कि जो भी मैं यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ, आप इसका फ्री PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसे डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है कि आप गूगल पे सर्च करो BHIC 131 हिंदुस्तान नॉलेज। ये जो हिंदुस्तान नॉलेज है, ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। तो अब जब आप इस वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको 4 जून वाला जो आर्टिकल दिख रहा है, ये BHIC 131 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला, जून 2025 एग्ज़ाम। तो आपको क्या करना है, इस आर्टिकल में नीचे स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पे जो भी क्लासेस हैं हमारी, उनके फ्री PDF यहाँ से आप ऐसे क्लिक करके इंग्लिश पे क्लिक कर दोगे तो ऐसे आप उन PDF को डाउनलोड कर सकते हो। और जो है इनके प्रिंट वगैरह निकलवा के जो है आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इसका जो है गैस पेपर, BHIC 131 का जो गैस पेपर है, जिसके अंदर आपको सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना, वो एक जगह मिल जाएंगे, तो आप बस यहाँ पे अपना कोड सर्च करो। हमारी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, shop.hindustanknowledge.com। यहाँ पे आप इसे सर्च करोगे तो आपको ये गैस पेपर जून 2025 एग्ज़ाम का मिल जाएगा। आप इसे यहाँ से जो है ख़रीद सकते हैं। और अगर आप इसे ख़रीद लेते हैं और कोई इशू आता है तो आप यहाँ पे ये वाला जो नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर लेना। नाउ गाइस, अभी अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर करेंगे। कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो में मैं देने की कोशिश करूँगी, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या रहता है ना कि लास्ट मिनट प्रिपरेशन में ज़्यादा टाइम आपके पास होता नहीं है, ठीक है। सो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, डिस्कस द इमरजेंस ऑफ न्यू सोशल ग्रुप्स। नए सोशल ग्रुप का जो इमरजेंस है उसे हमें डिस्कस करना है इन द 6th century BCE, ठीक है। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में नए सामाजिक वर्गों के उदय की चर्चा कीजिए। सो द 6th century जो हमारी छठी शताब्दी है, वो एक ऐसा टाइम पीरियड था जब हमें काफ़ी सारे जो है सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस जो हैं वो एंशंट इंडिया में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। एक हमें बड़े बड़े परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं। इस टाइम पे शहरीकरण हो जाता है, जिसे हम अर्बनाइजेशन कहते हैं, और महाजनपदों का उदय होता है और आर्थिक विकास भी होता है, जिसकी वजह से नए नए जो सोशल ग्रुप्स हैं वो उभर कर सामने आते हैं। नए नए सामाजिक ग्रुप आने लगेंगे, क्योंकि देखो जब शहरीकरण होगा, जब शहर बसेंगे, तो हम क्या देखेंगे कि जो व्यापारी होते हैं ना, व्यापारी वर्ग जो होता है वो उभर कर सामने आता है। नगरीकरण और व्यापार के विस्तार से व्यापारियों और वणिकों का जो प्रभाव है वो बढ़ जाता है। जो व्यापारी हैं वो अपनी श्रेणियां, अपने गिल्ड्स को बना लेते हैं, ठीक है, और समाज में जो है अपनी स्थिति को मजबूत करते हैं। उसके अलावा जो शिल्पकार और जो कारीगर होते हैं, उनका एक नया जो तबका है वो उभर कर सामने आएगा। बेसिकली देखो, शहरीकरण, शहर बन रहा है ना गांव से, तो क्या क्या बदलाव आएंगे आपको सिर्फ वो बताने हैं। स्किल्ड आर्टिसंस जो होते हैं वो आते हैं, नए नए शिल्पकारों की मांग बढ़ेगी। जो लोग हैं वो अपनी कला के माध्यम से वो आत्मनिर्भर बन जाएंगे और समाज में हमें एक नया वर्ग देखने के लिए मिलेगा। उस श्रेष्ठी और साहूकार, अब क्योंकि मर्चेंट्स हैं तो फाइनेंसर्स भी चाहिए, मनी लेंडर्स भी चाहिए, तो साहूकार और वित्तदाता जो हैं उनका रोल बढ़ेगा, ठीक है। उन्हें समाज में एक तरीके से रिकॉग्निशन मिलेगा। उसके अलावा टीचर्स और थिंकर्स का राइज होता है, ठीक है। बौद्ध और जैन धर्म के विकास से भिक्षु और आचार्य जैसे नए नए जो धार्मिक वर्ग हैं वो बनते हैं, जिन्होंने ब्राह्मणवादी परंपराओं को चुनौती दी। फिर जो शूद्राज होते हैं, शूद्र और गैर वैदिक जो समुदाय हैं, उन्हें हम देखते हैं। तो कृषि के विस्तार के कारण कई गैर वैदिक समुदाय जो हैं वो समाज में शामिल हुए, जो मुख्यतः श्रम आधारित कार्य करते थे। एंड इन द फाइनल कंक्लूजन हमने क्या समझा कि छठी शताब्दी जो है एक नया, एक डाइवर्सिफाइड जो सोशल कल्चर है उसकी बिगनिंग होती है। जो नया ग्रुप है वो इमर्ज करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, अर्बनाइजेशन होगा, रिलीजियस मूवमेंट्स भी होंगे, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है हाउ वुड यू डिफाइन एन एम्पायर। एम्पायर को आप कैसे परिभाषित करेंगे।
तो एम्पायर एक लार्ज पॉलिटिकल यूनिट होती है। यूजुअली हम एम्पायर में देखते हैं कि इट वाज अंडर अ सिंगल रूलर, ठीक है, एक राजा होता है जो कि डाइवर्स पीपल और टेरिटरीज पे रूल करता है। तो साम्राज्य एक ऐसा बड़ा राजनीतिक संगठन होता है जो सामान्यतः एक शासक के अधीन होता है और जिसमें विभिन्न जातियों, क्षेत्रों और संस्कृतियों को एक साथ शासन के अंतर्गत लाया जाता है, प्रायः युद्ध या अधीनता के माध्यम से। उसके अलावा जो मौर्यन एम्पायर है हम उसके बारे में बताएंगे बिकॉज क्वेश्चन में पूछा है। तो जो मौर्य एम्पायर है इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जो कि भारत का पहला सबसे बड़ा और संगठित साम्राज्य माना जाता है। इसके कुछ फीचर्स हैं जैसे कि मौर्यन एम्पायर हाईली ऑर्गेनाइज्ड था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। बड़े बड़े ऑफिशियल्स थे वहाँ पर, अमात्यास, महामत्रास, ठीक है। लार्ज जो है टेरिटोरियल कंट्रोल हम देखते हैं। जो अशोका था उसका एम्पायर अफगानिस्तान से लेकर तमिलनाडु, बंगाल, एक बहुत ही उसका जो है बड़ा एम्पायर था जो कि सारे एरिया में फैला हुआ था। जनसंख्या विविध थी क्योंकि जब भी एम्पायर बड़ा होगा तो विभिन्न जातियों के भाषाएं बोलने वाले जो लोग हैं वो हमें मिलेंगे। और अशोक ने धम्म की जो नीति है उसको अपनाया था। धम्म की नीति क्या है वो इसी वीडियो में हम आगे एक अलग से क्वेश्चन में भी डिस्कस करेंगे। चंद्रगुप्त ने एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी बना के रखी हुई थी, एक स्पाई नेटवर्क था चंद्रगुप्त का। एक बड़े भूभाग पर वो शासन करते थे और जो है समान आर्थिक नीतियां उन्होंने बनाई थी। अर्थशास्त्र के अंदर हमें दिखता है कि जो स्टेट था, जो राज्य था, वो माइंस पे, फॉरेस्ट पे, इन सब में कंट्रोल करता था। कर व्यवस्था, व्यापार और कृषि जो होता है इस सब को भी जो है राज्य नियंत्रित करता था। उसके अलावा रॉयल सिंबल्स जैसे कि लायन कैपिटल जो है अशोका के इंस्क्रिप्शंस में हमें देखने के लिए मिलते हैं। बुद्धिस्ट आइडियल्स को वो फॉलो करते थे। तो इन द फाइनल हम क्या समझ सकते हैं कि जो मौर्यन एम्पायर है उसके अंदर हमें एक वो क्लासिकल एम्पायर है जहाँ पे हमें सेंट्रलाइज अथॉरिटी यानी कि जो राजा है उसकी पावर सुप्रीम देखने के लिए मिलती है। डाइवर्स टेरिटरीज हमें देखने के लिए मिलती हैं। स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी वहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर एक नोट लिखना है। तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो एक एंशियंट इंडियन ट्रीटीज है ऑन द स्टेट क्राफ्ट, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स और एक मिलिट्री स्ट्रेटजी थी ये, जो कि अर्थशास्त्र के अंदर हमें ये सारी चीज़ें जो है देखने के लिए मिलती हैं। तो समझो क्या है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो राज्य संचालन, राजनीति, अर्थशास्त्र और युद्ध नीति पर लिखा गया है। इसे चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य कहते हैं, उन्होंने रचा है। इसके की फीचर्स में हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र के अंदर राज्य की सार्वभौमिकता की बात होती है। अर्थशास्त्र में बताया गया है कि कोई भी जो राजा होता है उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। राजनीति और कूटनीति कैसे चलाई जाएगी इसके बारे में अर्थशास्त्र में बताया गया है। और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की कहाँ पे कितना टैक्स लगाना है, व्यापार कैसे करना है, एग्रीकल्चर, माइनिंग, मार्केट, इन सब के बारे में, मिलिट्री की स्ट्रेटजीज़ के बारे में और कानून और न्याय के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमें अर्थशास्त्र में मिलती है। और इसका महत्व क्यों है, क्योंकि यह भारत का पहला एक व्यवस्थित शासन ग्रंथ माना जाता है जिसमें यह बताया गया है कि गवर्नेंस कैसे होगा, ठीक है। तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड हमें इसके अंदर मौर्य साम्राज्य के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल सोर्स है अंडरस्टैंड करने के लिए एंशियंट इंडियन गवर्नेंस को, इकोनॉमिक्स को, स्ट्रेटजी को, ठीक है। इसके जो प्रिंसिपल्स हैं इन्हें अभी भी पढ़ा जाता है ताकि आज भी लीडरशिप और स्टेट क्राफ्ट पे लेसन्स मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मेहरगढ़ पर एक टिप्पणी करनी है। तो मेहरगढ़ क्या है, तो मेहरगढ़ इज वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन फार्मिंग settlements in the South Asia dating back to 7000 BCE. It is located in the present day बलूचिस्तान, पाकिस्तान। तो अगर हम बलूचिस्तान में जाके देखें तो ये जो जगह है मेहरगढ़ हमें वहाँ पर मिलेगी, जो कि एक सबसे पुराने कृषि आधारित स्थलों में से एक है। आपकी बुक के अंदर ना मेहरगढ़ की केस स्टडी दे रखी होगी, इसी वजह से ये क्वेश्चन प्रीवियसली एग्जाम में आया है। तो मेहरगढ़ में हमें एविडेंसेस मिलते हैं अर्ली फार्मिंग के, एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन के, फूड प्रोडक्शन के। उसके अलावा ये न्योलिथिक पीरियड में डेवलप होता है, ठीक है, बिफोर द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यह नवपाषाण युग की संस्कृति से संबंधित है और सिंधु घाटी सभ्यता
से पहले के जीवन की जानकारी देता है। मेहरगढ़ में पॉटरी, टूल्स, कॉपर, स्टोन, ऑर्नामेंट्स ये सब बनाया जाता था और ये जो साइट है यहाँ हज़ारों वर्षों तक लोग बसे रहे, जिससे सामाजिक और आर्थिक विकास जो है हमें वो देखने के लिए मिलता है। तो गाइज मेहरगढ़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हमें पुराने समय के बारे में जानना है, ठीक है। पुराने समय में क्या कृषि था, जीवन, शिल्प कौशल को अगर हमें समझना है तो मेहरगढ़ इंपॉर्टेंट है। इट लेड द फाउंडेशन फॉर द लेटर अर्बन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसने जो है फाउंडेशन रखी आगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की। फिर उसके बाद आपको जो है मीजोलिथिक कल्चर इंडिया में एक शॉर्ट नोट यानी कि मध्य पाषाण संस्कृति पर एक टिप्पणी करनी है। तो जो मध्य पाषाण संस्कृति है वो मध्यकालीन पत्थर युग की संस्कृति है, ठीक है। मिडल स्टोन एज पत्थर युग की संस्कृति है जो लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व के बीच का काल माना जाता है। यह पुरापाषाण और नवपाषाण काल के बीच का एक संक्रमण काल था। इसके की फीचर्स में हम देखते हैं कि सूक्ष्म औजार जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। इस टाइम तक जो है इंसान ने माइक्रोलिथ्स को बनाना शुरू कर दिया था, यानी कि छोटे छोटे पत्थर के औजारों को बनाना शुरू कर दिया था। लकड़ी या हड्डी में लगाकर वो तीर, भाले जैसे हथियारों को भी बनाया करते थे। हंटिंग और गैदरिंग होती थी, तो हंटर गैदरर थे बट इन्होंने कुछ लिमिटेड फूड प्रोडक्शन जैसे कि फिशिंग और ये सारा भी ये करते थे, ठीक है। मछली पकड़ना भी शुरू कर दिया था। उसके अलावा नोमैडिक लाइफ को जीते थे, यानी कि खाना बदोश होते थे ये। वे गुफाओं और चट्टानी आश्रयों में रहते थे और भोजन तथा पानी के लिए मौसमी यात्राएं किया करते थे। कुछ मीसोलिथिक साइट्स में हमें रॉक पेंटिंग्स देखने के लिए मिलती हैं जहाँ पे एनिमल्स और हंटिंग सीन्स वगैरह बने हुए हैं। कौन कौन सी साइट्स हैं मीसोलिथिक, तो उसमें हमारा भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, बैगौर जो कि राजस्थान में है और लंगनाथ जो कि गुजरात में है। ये हमारे कुछ प्रमुख मध्य पाषाण स्थल हैं। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो यह हमें समझाता है कि कैसे ह्यूमंस ने अडेप्ट किया, ह्यूमन अडेप्टेशन के बारे में जानकारी हमें इससे मिलती है। तो इन द फाइनल कंक्लूजन आप बताएंगे कि जो मीजोलिथिक जो कल्चर है इंडिया का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज था, ठीक है। मध्य पाषाण संस्कृति जो है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज था। अब यहाँ पे हम जो मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ है उसके बारे में समझेंगे। सो द ग्रेट बाथ ऑफ द मोहनजोदारो इज द वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एंड यूनिक आर्किटेक्चरल फीचर, यानी कि ये क्या है, एक बहुत ही डिफरेंट आर्किटेक्चरल फीचर जो कि हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर देखने के लिए मिलता है। इट इज़ लोकेटेड एट द सीटाडेल एरिया ऑफ द एंशिएंट सिटी ऑफ मोहनजोदारो। तो सीटाडेल वाला जो एरिया था, जो ऊपर वाला जो उठा हुआ एरिया था, वहाँ पे हमें ये देखने के लिए मिलता है। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ इट, क्या इसके जो मेन फीचर्स थे वो क्या हैं, तो आप इस बात के बारे में बताओगे कि ये बड़ा था, रेक्टेंगुलर था और उसके अलावा जो है फाइनली फिटेड ब्रिक्स, बेक्ड ब्रिक्स से ये बना हुआ था, ठीक है। क्या पकी हुई ईंटों से इसे बनाया गया था और अंदर जल रोधक प्लास्टर भी लगाया गया था। इसमें गंदा पानी निकालने के लिए अच्छी नालियों का प्रबंध था और संभवतः ताज़ा पानी भरने की व्यवस्था भी थी। उसके अलावा इसको बनाने का जो पर्पज़ है उसके ऊपर डिबेट है, मतलब कि लोगों को नहीं पता, इतिहासकारों को नहीं पता कि व्हाट वाज द मेन रीज़न, कि क्या ऐसा कारण था। बट ऐसा विश्वास किया जाता है, इट इज़ जनरली बिलीव्ड कि इसको रिचुअल बाथिंग्स के लिए यूज़ किया जाता होगा, ठीक है, जो कर्मकांड वाली पवित्रता के लिए इसको यूज़ करते होंगे। द बाथ वॉज सराउंडेड बाय अ कोलोनेडेड कोर्ट यार्ड एंड रूम्स। तो उसके आसपास जो है कमरे बने हुए हैं जो ये दर्शाते हैं कि शायद वो कपड़े बदलने के लिए, अनुष्ठानों के लिए हो सकते हैं। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, सो द ग्रेट बाथ इंडिकेट करता है अर्बन प्लानिंग के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन का शहरी जो नियोजन है, जल प्रबंधन है, उसके बारे में जानकारी हमें इस ग्रेट बाथ से मिलती है। आप फाइनली बता देंगे कि ये एक सिंबल है इंडस वैली सिविलाइजेशन के सोफिस्टिकेशन का, उनकी वास्तुकला का एक प्रतीक है, ठीक है, उनके आर्किटेक्चर का, इंजीनियरिंग का, कल्चरल प्रैक्टिसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये पार्ट है। देन आपको पेंटेड ग्रेवेयर जो आपका कल्चर है उसके बारे में बताना है। तो ये कल्चर था आयरन एज में हमें देखने के लिए मिलता है नॉर्थ इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे ना क्या था कि एक स्पेसिफिक टाइप की जो पोइट्री है वो करने लगे थे लोग, जैसे कि ग्रे कलर्ड का जो भी वेयर होता था उसको डेकोरेट करते थे विद ब्लैक पेंटेड डिजाइंस के साथ, ठीक है। तो की फीचर्स में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, पॉटरी डिजाइन यानी कि मृद भांड की शैली। तो इस संस्कृति के बर्तन पतले धूसर रंग के होते थे जिन पर ज्यामितीय और रेखीय काले चित्र बने होते थे। फिर कुछ आवास स्थलों के बारे में, जैसे कि पीजीडब्ल्यू जो है संस्कृति के स्थल छोटे गांव और नगर होते थे जो कि आपके गाइस नदियों के किनारे बसे होते थे, जैसे कि
अछित्रा, हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र। एंड जो लोग हैं वहाँ पे वो एग्रीकल्चर करते थे आयरन टूल्स के साथ, डोमेस्टिकेट करते थे एनिमल्स को, ठीक है। तो लोग लौह औजारों से कृषि करते थे और पालतू पशुओं का पालन करते थे। व्यापार और कुटीर उद्योग भी उन्होंने विकसित किए थे। पीजेडब्ल्यू कल्चर ऑफन जो है हम देखते हैं कि अर्ली वैदिक पीरियड से ये एसोसिएट करता है। तो यहाँ पे जो पीजेडब्ल्यू कल्चर है ये एक ट्रांजिशन का मार्क करता है ब्रॉन्ज एज से आयरन एज की तरफ। ट्रांजिशन हमें देखने के लिए इसमें मिलती है, ठीक है, कि कैसे कांस्य युग से लौह युग की तरफ संक्रमण होता है। यह प्राचीन ऐतिहासिक और महाकाव्य काल की पृष्ठभूमि भी हमें प्रदान करती है, ठीक है। देन हमें आयरन एज जो है साउथ इंडिया में आयरन एज के बारे में बताना है। सो द आयरन एज इन साउथ इंडिया ये 1200 से 600 बीसीई के टाइम पे जो है शुरू होता है। इसके अंदर क्या होता है, आयरन के टूल्स का यूज़ किया जाता है, लौह के औजारों का प्रयोग किया जाता है कुल्हाड़ी, हल जैसी चीज़ें बनाने के लिए। और मेगालिथिक ब्यूरियल्स होते हैं, यानी कि जो समाधियाँ होती हैं ना, मृतक जहाँ पे भी समाधि बनाई जाएगी उसके ऊपर एक बड़ा सा ये लोग पत्थर रख दिया करते थे, ठीक है, ताकि पता लगे कि ये एक ब्यूरियल साइट है। कब्र के अंदर मिट्टी के बर्तन, लोहे के हथियार और आभूषण भी हमें देखने के लिए मिलते थे। जो साइट्स हैं वहीं आपकी जो है अडिचलूर जो तमिलनाडु में है, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में, हल्लूर, और ये सारी आपकी मेन जो साइट्स हैं, ठीक है, जहाँ पर हमें लोहे के औजार, मृदभांड और दफन परंपराएं मिली हैं। पॉटरी भी देखते हैं तो ब्लैक एंड रेड जो बड़े बड़े जो मृदभांड हैं वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। तो ये जो है एक शिफ्ट दिखाता है ट्राइबल लाइफ से मोर सेटल लाइफ की तरफ, ठीक है। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो ये जो मेगालिथिक जो कल्चर है ये क्यों आयरन एज में जो मतलब आयरन एज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एक ट्रांजिशन हमें दिखा रहा है ट्राइबल लाइफ से। जो लोग हैं वो अब एक व्यवस्थित समाज में जो है रहने लग जाएंगे, ठीक है। तो the Iron Age in South India represent a crucial phase of cultural and technological advancement. It shows how to use, ठीक है, how the use of iron transformed agriculture, economy and burial practices. Then आपका next question है in which आपको अशोक के धम के बारे में बताना है। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था ना कि अशोक का धम वाला क्वेश्चन भी इसके अंदर ही इंक्लूडेड है। तो अशोक का जो धम है वो एथिकल और मॉरल कोड है, यानी कि एक तरीके से वो क्या है, एक नीति है, व्यवहारिक नीति है कि आपको कैसे व्यवहार करना है। तो हम देखते हैं कि जब कलिंग वॉर हो जाता है ना तो अशोक का उससे थोड़ा सा दिमाग जो है परिवर्तित हो जाता है। इट वॉज नॉट अ स्ट्रिक्ट रिलीजियस डॉक्ट्रिन बट अ सेट ऑफ प्रैक्टिकल मॉरल प्रिंसिपल्स। तो ये कोई स्ट्रिक्ट जो है रिलीजियस डॉक्ट्रिन नहीं थी कि आपको स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना है, बट ये एक नैतिक आचार संहिता आप इसको मान सकते हो। तो अब इसके की फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो इसमें सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें रिलीजियस टॉलरेंस की बात की जाती है, यानी कि सारे धर्मों को बराबर माना जाएगा, सारे धर्मों को एनकरेज किया जाएगा, सारे धर्म जो है रिस्पेक्ट को डिजर्व करते हैं, ऐसा इसमें कहा जाता था। उसके अलावा हमें बड़ों का सम्मान करना है, अहिंसा का हमें पालन करना है और नैतिक आचरण और सादगी के साथ हमें रहना है। धम्म महामंत्रों जो है स्पेशल जो है मतलब लोगों को उसने अपॉइंट किया था, अशोक ने ऐसे अधिकारी बनाए थे जो कि उसके धम्म का प्रचार करते थे। तो धम्म से क्या फ़ायदा हुआ, इसका क्या महत्व है, तो इसने इतने बड़ा जो इंडिया है ना, डाइवर्स इंडिया को एक तरीके से क्या करा, यूनिफाई कर दिया, ठीक है, यूनिफाई कर दिया। एक तरीके से दया की नीति हम इसको समझ सकते हैं। तो अशोक धम वॉज अ यूनिक एंड विजनरी अटैम्प्ट टू एस्टैब्लिश एथिकल गवर्नेंस एंड प्रमोट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़, ठीक है। तो ये अशोक का धम क्या है, ये यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ जैसे कि टॉलरेंस, नॉन वायलेंस, कंपैशन, इन सारी चीज़ों को क्या करता है, प्रमोट करता है। देन आपका अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको तमिल हीरोइक पोएम्स ऑल्सो नोन एज पूरम पोइट्री, इसके बारे में आपको बताना है। ये जो पोएम्स थी इन्हें संगम लिटरेचर के टाइम पे लिखा गया था। इसमें ब्रेवरी, सेक्रीफाइस, ठीक है, राजाओं की जो वीरता है, राजाओं का बलिदान और उनके सम्मान का जो है गुणगान इसमें किया जाता है, ठीक है। तो ये जो पोएम्स हैं ये ग्लोरीफाई करती हैं युद्धों को, निष्ठा को, रणभूमि में बलिदान के बारे में ये कहानियाँ जो पोएम्स हैं ये बताती हैं। वो जो वीर जो मर जाते हैं बैटल फील्ड्स में उनको सम्मान देती हैं, ठीक है। इसमें प्रसिद्ध जो रचनाएँ हैं उसमें है पुरनारू और पतिरुपत्तु, ठीक है। इन ये जो हीरोइक पोएम्स हैं तो पोइट्स ने यहाँ पे रियल लाइफ के जो किंग्स हैं, उनके बैटल्स हैं, उन सबको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। इसमें ऑनर, जेनोरिसिटी, ट्रूथ, ये सब हमें देखने के लिए मिलता है। जो पोएम्स हैं ये ऑफन हमें इमोशनल और रियलिस्टिक लगती हैं, ठीक है। मैंशनिंग द ग्रीफ ऑफ मदर और वाइफ का जो ग्रीफ होता है
वो हमें इसमें देखने के लिए मिलता है, यथार्थवाद का चित्रण हम इसमें देख सकते हैं। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये हमें जो एक लाइफ थी अर्ली तमिल सोसाइटी की उसके बारे में काफ़ी सारी जानकारी देती हैं। उसके अलावा मैरिशल जो शादी जो मतलब जो मार्शल कल्चर था, ठीक है, योद्धा जो परंपरा थी, उसको ये लोग हाईलाइट करते हैं। और एक वैल्यूएबल सोर्स है इंडियन हिस्टोरिकल और लिटरेरी ट्रेडिशंस का। एंड आप फाइनल कंक्लूजन में हम बताएंगे कि जो तमिल हीरोइक पोएम्स हैं ये केवल लिटरेरी वर्क्स नहीं है, बल्कि ये ऐसे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें हमें करेज, सेक्रीफाइस, ऑनर, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। सो गाइज, आई होप कि आपको ये जो है काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इससे पहले भी मैंने एक क्लास अपलोड करी थी जो कि आपको हमारे चैनल के लाइव सेक्शन में मिलेगी, आप उस क्लास को भी देख लो और ये वाली क्लास के सारे क्वेश्चंस को कवर कर लो। अराउंड 20 क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे और इतना आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है। उसके अलावा आपके पास बुक्स तो हैं ही, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपके जो दूसरे पेपर कोड्स हैं उन्हें कमेंट करके बताओ, ताकि आने वाले वीडियोस में मैं उन्हें कवर करूँगी धीरे धीरे जैसे भी पॉसिबल होगा। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, उनको ज्वाइन कर लो, तो सारे के सारे अपडेट्स तुम्हें वहाँ पे मिलते रहेंगे। पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है मैंने बता दिया था, तो उसके लिए आपको बस क्या करना है, सर्च करना है बस गूगल पे अपना पेपर कोड BHIC 131 हिंदुस्तान नॉलेज, और ये जो पेपर कोड आप सर्च करेंगे तो यहाँ से आप पहुँच जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले आर्टिकल पे। और इस आर्टिकल के अंदर ही आपको नीचे यहाँ से जाके अपनी PDFs को डाउनलोड कर लेना है और पढ़ाई आप कर सकते हैं। अपने गेस्ट पेपर्स को हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। ओके गाइज।